नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो जैसा कि हम 100 मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स पढ़ रहे हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, उसका नाम है एमनियोटिक फ्लूइड। तो जैसा कि दोस्तों आप जानते हो कि ऑब्स्टेट्रिक्स के अंदर अगर हम देखें, ओबीजी के अंदर अगर हम देखें, तो दोस्तों जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत सारे जो क्वेश्चन है इससे रिलेटेड काफी सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। और दूसरी बड़ी बात दोस्तों, एक बहुत छोटा सा टॉपिक है, हमें बहुत ज्यादा चीजें भी नहीं पढ़नी होती है, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्या हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैंने इसको 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है दोस्तों, उसके अंदर क्या किया है, आपके लिए इंक्लूड किया है। चलो हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों प्रॉपर्टीज ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड या नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। लिख लो नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। अगर दोस्तों हम एमनियोटिक फ्लूइड के पीएच की बात करें तो एमनियोटिक फ्लूइड जो है दोस्तों वो स्लाइटली एल्कलाइन होता है। दिस इज स्लाइटली एल्कलाइन। तो जैसा कि आप पीएच जो स्केल है दोस्तों उसको जानते ही हो कि 7 न्यूट्रल होता है और 7 से कोई भी चीज कम होती है तो दोस्तों वो क्या हो जाती है, एसिडिक हो जाती है, और 7 से कोई भी चीज ज्यादा होती है तो वो क्या हो जाती है, बेसिक हो जाती है, तो या एल्कलाइन हो जाती है। ठीक है, तो इसकी जो पीएच होती है वो लगभग 7.1 से लेकर और दोस्तों 7.5 तक होती है। 7.1 से लेकर लगभग 7.5 इसकी क्या होती है दोस्तों, पीएच होती है। तो हम इसको क्या बोलेंगे कि बहुत ज्यादा तो एल्कलाइन तो नहीं है, लेकिन 7 से तो ज्यादा है ना, तो इसलिए क्या है दोस्तों, स्लाइटली क्या है दोस्तों, एल्कलाइन है। इसलिए जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है वो स्लाइटली एल्कलाइन होता है। तो पहला क्वेश्चन यहीं से बनता है कि पीएच ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड इज। दूसरा जो क्वेश्चन आता है दोस्तों वो आता है आपका ऑस्मोलरिटी से, कि तो एमनियोटिक फ्लूइड है उसकी ऑस्मोलरिटी कितनी होती है। तो एमनियोटिक फ्लूइड की जो ऑस्मोलरिटी होती है दोस्तों वो होती है 250। तो 250 मिलीओस्मोल पर लीटर, 250 मिलीओस्मोल पर लीटर की क्या होती है, ऑस्मोलरिटी होती है। एक चीज आपको पता होना चाहिए दोस्तों इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में, इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में। तो इसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है दोस्तों वो 1.008 से लेकर और 1.01 तक होती है। 1.008 से लेकर और 1.01 इसकी क्या होती है दोस्तों, स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है। देखो ऑस्मोलरिटी मतलब क्या है, उसके अंदर कितने आयंस मिले हुए हैं, ठीक है, वो उसकी क्या कहलाती है, किसी भी जो सॉल्यूशन के अंदर जितने आयंस मिले हुए होते हैं वो उसकी ऑस्मोलरिटी होती है। और स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब कितना भारी होता है, किसी भी चीज को आप गिराओगे तो वो कितनी तेजी से नीचे गिर रहा है। तो ज्यादा भारी जो चीज होगी उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी ज्यादा होगी और जो कम भारी होगा उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होगी दोस्तों, कम होगी। तो एमनियोटिक फ्लूइड की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो 1.008 टू 1.010 होती है। इसके बाद में अगर हम दोस्तों बात करें इसके फॉर्मेशन की बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट हम इसकी बात करते हैं फॉर्मेशन की। और फॉर्मेशन जो है उससे रिलेटेड जो एग्जाम में क्वेश्चन है दोस्तों बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ऑस्मोलरिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी से क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन जो फॉर्मेशन है दोस्तों उससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फॉर्मेशन को आप 3 भागों में बांटो। फॉर्मेशन को दोस्तों आप 3 भागों में बांटो। एक अर्ली प्रेगनेंसी, इसके बाद में दोस्तों 3 मंथ टू 5 मंथ, 3 मंथ टू 5 मंथ, और इसके बाद एट टर्म, या फिर ऐसे पूछ सकता है कि आफ्टर 5 मंथ, आफ्टर 20 वीक्स, आफ्टर 5 मंथ या आफ्टर 20 वीक्स। किसी भी प्रकार से एग्जाम से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मतलब ये पूछेगा कि भाई वो एमनियोटिक जो फ्लूइड है ना दोस्तों उसका जो फॉर्मेशन है दोस्तों वो कौन करता है। तो ध्यान रखना अर्ली प्रेगनेंसी के अंदर मतलब कि शुरू की स्टार्टिंग के 2 महीने तक मेनली ट्रांसज्यूडेशन के द्वारा, ट्रांसज्यूडेशन फ्रॉम मैटरनल प्लाज्मा, जो मदर का जो प्लाज्मा होता है दोस्तों उससे थोड़ा थोड़ा जो मैटरनल जो प्लाज्मा उससे थोड़ा थोड़ा जो फ्लूइड है वो क्या होता रहता है, रिश्ता रहता है। वाटर जो कंटेंट है दोस्तों वो क्या आता रहता है, बाहर आता रहता है, और वो जो एमनियोटिक कैविटी है उसके अंदर भरता रहता है। ठीक है, वैसे भी अमाउंट बहुत ही ज्यादा क्या होती है उस दौरान, कम होती है। आप सभी को पता है कि स्टार्टिंग में एमनियोटिक फ्लूइड की जो अमाउंट होती है बहुत ही कम होती है। तो शुरू में जो एमनियोटिक फ्लूइड जितना भी बनता है, थोड़ा बहुत भी बनता है, वो किसके द्वारा बनता है दोस्तों, ट्रांसज्यूडेशन के द्वारा बनता है। इसके बाद 3 महीने से और 5 महीने तक आपसे कोई पूछे तो दोस्तों ध्यान रखना, आप बताना कि फीटल स्किन के द्वारा। फीटल की जो स्किन है वही क्या करती है, वहां जो अपना जो वाटर कंटेंट है, जो मदर से उसको जो वाटर मिला है दोस्तों, उस वाटर कंटेंट को एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर क्या करती है दोस्तों, रिलीज करती है। तो फीटल स्किन के द्वारा ही मैक्सिमम जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो 3रे महीने से 5वें महीने के बीच में मतलब 20वें वीक तक कौन बनाता है, खुद जो फीटस की जो स्किन है दोस्तों वही बनाती है। ठीक है,
20वीं वीक के ऊपर क्या हो जाता है दोस्तों, जैसे ही 20 वीक होते हैं या 5 मंथ होते हैं तो बेबी की जो स्किन है दोस्तों वो केराटिनाइज्ड हो जाती है। क्या हो जाती है? केराटिनाइज्ड हो जाती है। और केराटिनाइज्ड होने के कारण जितनी मात्रा में जो एमनियोटिक फ्लूइड था दोस्तों वो नहीं बन पाता है। और मेन जो एमनियोटिक फ्लूइड अब बनाया जाता है किसके बाद, 5 महीने के बाद पूछे क्वेश्चन में, चाहे 20 वीक पूछे या एट टर्म पूछे, मतलब 5 महीने के बाद कभी भी पूछे, कोई भी टाइम पीरियड पे पूछे दोस्तों, तो मेनली जो एमनियोटिक फ्लूइड है ना दोस्तों वो फीटल यूरिन के द्वारा बनाया जाता है। जो फीटस क्या करता है, खुद यूरिन जो पास करता है दोस्तों, उस यूरिन के द्वारा ही एमनियोटिक फ्लूइड का निर्माण होता है। मतलब बेबी जहां रह रहा है उसी यूरिन को क्या करता है दोस्तों, छोड़ता है, ठीक है, उसी से एमनियोटिक फ्लूइड बनाता है और उसी एमनियोटिक फ्लूइड को वापस क्या करता है दोस्तों, स्वेलो करता है, फिर वापस से निकालता है, फिर स्वेलो करता है। तो इस प्रकार से जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसका जो फॉर्मेशन है 20 वीक के बाद वो मेनली फीटल यूरिन के द्वारा किया जाता है। डायरेक्टली एक सिंपल सा क्वेश्चन बन जाता है कि एट टर्म पे या फिर एट 20 वीक, आफ्टर 20 वीक जो मेजर कंपोनेंट जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो क्या है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फीटल यूरिन होगा। 3 से 5 महीने में पूछता है कि मेजर कंपोनेंट क्या है, तो फीटल स्किन आएगा। और अगर अर्ली प्रेगनेंसी देता है वो, तो इसका क्या आएगा दोस्तों, ट्रांसड्यूसेशन फ्रॉम मैटरनल प्लाज्मा। ठीक है, तो ये आपका एक क्वेश्चन और हो गया। इसके बाद एक आता है दोस्तों रिप्लेसमेंट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड, कि जो एमनियोटिक फ्लूइड है दोस्तों वो कब चेंज होता रहता है। ऐसा नहीं है कि एक बार एमनियोटिक फ्लूइड बन गया और परमानेंट बस उसी कैविटी के अंदर रहता है। तो ऐसा माना जाता है कि एमनियोटिक फ्लूइड है दोस्तों हर 3 घंटे के अंदर नया एमनियोटिक फ्लूइड बनता रहता है। हर 3 घंटे के अंदर नया एमनियोटिक फ्लूइड बनता रहता है। तो एमनियोटिक फ्लूइड क्या होता रहता है दोस्तों, चेंज होता रहता है। तो हर 3 घंटे के अंदर एमनियोटिक फ्लूइड का क्या होता रहता है दोस्तों, चेंज होता रहता है। तो ये रिप्लेसमेंट है, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है दोस्तों वो भी एग्जाम के अंदर क्या किया जा सकता है, पूछा जा सकता है। एक आता है दोस्तों रिमूवल, कि भाई जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो वहां से जाता है तो कैसे निकलता है। तो दोस्तों मैंने आपको अभी बताया कि जो बेबी जो होता है वो एमनियोटिक फ्लूइड को क्या करता है दोस्तों, स्वेलो करता है। वो एमनियोटिक फ्लूइड उसके जीआई ट्रैक्ट में भी जाता है और उसके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में भी जाता है। तो 500 से लेकर और 1000 ml तक, 500 से ये टर्म की बात है। ऑब्स्टेट्रिक में जब भी क्वेश्चन आता है ना, तो अगर कुछ नहीं दे रखा, इसका मतलब वो क्या पूछ रहा है, टर्म पीरियड की बात पूछ रहा है। तो लगभग 500 से 1000 ml पर डे जो बेबी है वो एमनियोटिक फ्लूइड को क्या करता है दोस्तों, स्वेलो करता है। एमनियोटिक फ्लूइड क्या करता है, स्वेलो करता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो उसके द्वारा एमनियोटिक फ्लूइड वहां से स्वेलो होगा तो एमनियोटिक फ्लूइड गायब होगा, फिर वो बेबी यूरिन पास करेगा, फिर यूरिन पास करने के द्वारा वापस से क्या होगा दोस्तों, एमनियोटिक फ्लूइड बनेगा। तो इस प्रकार से ये जो प्रोसेस है वो चलती रहती है। तो हमने कुछ चीजें पढ़ी हैं, दोबारा से देख लो जल्दी से। पीएच स्लाइटली एल्कलाइन है, ओस्मोलैरिटी याद कर लो 250 है, स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.008 टू 1.010। इसका फॉर्मेशन 3 प्रकार से याद रखना, ट्रांसड्यूसेशन फ्रॉम मैटरनल प्लाज्मा, फीटल स्किन और फीटल यूरिन। और इसका जो रिप्लेसमेंट है हर 3 घंटे के अंदर होता है। और रिमूवल जो होता है दोस्तों वो स्वेलोविंग के द्वारा होता है। वो कितना होता है दोस्तों, 500 से लेकर और 1000 ml पर डे तक इसका क्या होता रहता है दोस्तों, ये स्वेलो करता रहता है। इसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों कंपोजिशन की। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है कंपोजिशन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। तो मेन जो क्वेश्चन है वो यहां पर ही बनता है, पहली लाइन से बन जाता है। किसके अंदर वाटर कितना होता है और जो सॉलिड जो पार्टिकल्स होते हैं दोस्तों वो कितने होते हैं, वाटर एंड सॉलिड। तो जो वाटर जो होता है दोस्तों वो बहुत ज्यादा अमाउंट में होता है, लगभग 98 से लेकर और 99% तक एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर क्या होता है दोस्तों, वाटर होता है। और सिर्फ 1 से 2% ही, 1 to 2% ही एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर क्या पाया जाता है दोस्तों, सॉलिड पाया जाता है। तो मेनली एमनियोटिक फ्लूइड किससे मिलकर बनाता है, वाटर से ही मिलकर बनता है। कुछ बहुत ही कम अमाउंट के अंदर इसके अंदर क्या पाया जाता है दोस्तों, सॉलिड। तो डायरेक्टली बस क्वेश्चन यहीं से बनेगा कि एमनियोटिक फ्लूइड में वाटर की अमाउंट कितनी होती है, तो आपको बताना है कि 98 to 99% होती है। अब सॉलिड का क्लासिफिकेशन पढ़ लो, वैसे इससे कम चांसेस होते हैं एग्जाम में क्वेश्चन आने के। 3 भागों में हम बांटते हैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और सस्पेंडेड पार्टिकल्स। जो भी पार्टिकल्स जो बेबी के शरीर से टूटकर और उस एमनियोटिक कैविटी में गिरते हैं उन्हें हम सस्पेंडेड पार्टिकल्स के नाम से जानते हैं। उन्हें हम किस नाम जानते हैं दोस्तों, सस्पेंडेड पार्टिकल्स के नाम से जानते हैं। ऑर्गेनिक का मतलब वो सभी पार्टिकल्स जिनके अंदर कार्बन प्रेजेंट होता है वो ऑर्गेनिक होते हैं, जिनके अंदर कार्बन प्रेजेंट नहीं होता वो इनऑर्गेनिक होते हैं। ऑर्गेनिक के अंदर क्या क्या आते हैं दोस्तों, तो ऑर्गेनिक के अंदर आपका जैसे ग्लूकोज आता है कुछ बहुत कम अमाउंट में, ठीक है, प्रोटीन आता है, लिपिड आता है, एक एनपीएन आता है, नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन, नॉन प्रोटीन जो नाइट्रोजन है दोस्तों वो आता है। इसके अलावा यूरिया, यूरिक एसिड, यूरिया, यूरिक एसिड एंड क्रिएटिनिन आता है, यूरिया, यूरिक एसिड एंड जो क्रिएटिनिन है दोस्तों वो आता है। कुछ हॉर्मोन्स भी आते हैं इसके अंदर, कुछ हॉर्मोन्स भी आते हैं जैसे कि रेनिन आता है, इंसुलिन आता है और प्रोलैक्टिन। ये अमाउंट भी थोड़ी सी एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर पाए जाते हैं। रेनिन, आर फॉर रेनिन, रेस्ट इन पीस याद रख लो, आई फॉर इंसुलिन,
और P4 क्या हो गया दोस्तों, प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन। ठीक है, इस प्रकार से आप याद रख सकते हो। रेनिन, RIP याद रख लो, रेनिन, इंसुलिन और प्रोलैक्टिन, ये मेन हार्मोन होते हैं कि जो एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर कुछ मात्रा में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो ऑर्गेनिक के अंदर ग्लूकोज हो गया, प्रोटीन हो गया, लिपिड हो गया, नॉन प्रोटीन जो नाइट्रोजन है वो हो गया, यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, और कुछ अमाउंट के अंदर क्या हो गया दोस्तों, थोड़ा सा क्रिएटिनिन हो गया। ठीक है, इसके अलावा हार्मोन्स हो गए, रेनिन, इंसुलिन और प्रोलैक्टिन, बस ज्यादा नहीं। इनऑर्गेनिक के अंदर आपको कुछ याद नहीं रखना, सोडियम होता है दोस्तों, इसके अंदर पोटेशियम होता है, और एक क्या होता है दोस्तों, क्लोराइड। सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड, तो ये आयन होते हैं, इनमें कार्बन कहाँ है, सोडियम में कहाँ है कार्बन, पोटेशियम में कार्बन कहाँ है, क्लोराइड में कार्बन कहाँ है, तो ये क्या है दोस्तों, इनऑर्गेनिक हो गए। सस्पेंडेड पार्टिकल के अंदर क्या होगा दोस्तों, जो बेबी के खुद के हेयर होंगे वो आएंगे। तो बेबी के हेयर क्या कहलाते हैं बताओ, लेन्यूगो हेयर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, लेन्यूगो हेयर, तो लेन्यूगो हेयर होंगे। इसके अलावा क्या होंगे दोस्तों, वर्निक्स कैसियोसा होगा, वर्निक्स कैसियोसा होगा। इसके अलावा दोस्तों क्या होगा, सेल्स होंगी। मैंने आपको कहा था अभी कि बेबी जो क्या करता है दोस्तों, एमनियोटिक फ्लूइड को क्या करता है, स्वेलो करता है। तो वो एमनियोटिक फ्लूइड कहां जाएगा दोस्तों, वो एमनियोटिक फ्लूइड कहां जाएगा, आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में और जीआई ट्रैक्ट में जाएगा। तो एक्सपोलिटेड सेल फ्रॉम जीआई ट्रैक्ट एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और जीआई जो ट्रैक्ट है दोस्तों, वहां से सेल होती है। इसके अलावा फीटस की खुद की स्किन सेल, तो फीटल स्किन की जो सेल्स होती है दोस्तों वो भी आती है, तो फीटल स्किन सेल आती है। तो ये आपका कंपोजिशन है। मेन जो क्वेश्चन दोस्तों बनता है वो यहीं से बनता है कि मेन वाटर का कंटेंट कितना होता है, ये आप ज्यादा ध्यान रखना है। बाकी चीजें आपको याद हो जाए तो ठीक है, नहीं याद हो तो आप छोड़ सकते हो। मैं पूरा पढ़ा रहा हूं, मैं नहीं चाहता कि कहीं से भी क्वेश्चन बने तो आप ये कहोगे सर आपने पढ़ाया था टॉपिक और उसमें से नहीं आया, बस ये मेरा मकसद है। इसके बाद दोस्तों कंपोजिशन के बारे में हम बात करते हैं, इसकी अमाउंट की बात करते हैं। बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं अमाउंट में से आने के, अमाउंट को मत भूलना, बस अमाउंट से क्वेश्चन आने के चांसेस और कलर से क्वेश्चन आने के चांसेस दोस्तों सर्वाधिक होते हैं किसमें, एमनियोटिक फ्लूइड में। अगर हम अमाउंट से दोस्तों बात करें एमनियोटिक फ्लूइड की, तो 12 वीक से हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि थोड़ी सी अमाउंट कब बनती है, 12 वीक के अंदर ही बनती है, जब हम इसको मेजर कर पाएंगे। तो 12 वीक पे लगभग इसकी कितनी हो जाती है दोस्तों, 50 ml हो जाती है। फिर इसके बाद में आपको याद रखना है 16 वीक, तो 16 वीक पे ये हो जाती है कितनी, 200 ml, 16 वीक पे हो जाती है 200 ml। इसके बाद दोस्तों 20 वीक पे ये अमाउंट हो जाती है दोस्तों 400 ml। कितनी हो जाती है, 400 ml। देखो कैसे याद रखोगे, बहुत सिंपल है। 12 में और 16 में कितने का अंतर है, 4 का, तो 4 से इसको गुना कर दो। ठीक है, 12 में और 20 में कितने का अंतर है दोस्तों, 8 का, तो 8 से इसको गुना कर दो। तो 8 से गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, ठीक है, 50 को 8 से गुणा करो, 8 पंजू 40, 400। ऐसे याद रखने के लिए आप याद रख सकते हो, वैसे याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो याद रखना 12 वीक पे 50, फिर 200, फिर कितना हो गया दोस्तों आपका 400 ml हो गया। फिर इसके बाद दोस्तों बात करें अगर हम 36 से और 38 वीक पे, 36 से और 38 वीक के ऊपर ये अमाउंट जो होती है दोस्तों, ये हो जाती है लगभग 1 लीटर। कितनी हो जाती है, 1 लीटर अमाउंट हो जाती है। और ये अमाउंट दोस्तों मैक्सिमम अमाउंट कहलाती है। सबसे ज्यादा अमाउंट कितने वीक के ऊपर पाई जाती है, आपसे पूछेगा तो आप क्या बताओगे, 36 से और 38 वीक के बीच में ये अमाउंट कितनी हो जाती है दोस्तों, आपकी 1 लीटर हो जाती है। कितनी हो जाती है, 1 लीटर हो जाती है, जो कि क्या होती है, मैक्सिमम अमाउंट होती है। तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद में दोस्तों 40 वीक के ऊपर ये अमाउंट है थोड़ी सी फिर कम हो जाती है, और 600 से लेकर और 800 ml तक हो जाती है। फिर कितनी हो जाती है, 600 से लेकर और 800 ml तक हो जाती है। और 42 वीक के बाद, मतलब कि पोस्ट टर्म डिलीवरी अगर हो, 42 वीक के बाद दोस्तों जो अमाउंट होती है वो अमाउंट इसकी 200 ml के करीब हो जाती है, कम हो जाती है। अमाउंट क्या हो जाती है दोस्तों, इसकी कम हो जाती है, क्योंकि धीरे धीरे एमनियोटिक फ्लूइड की अमाउंट क्या हो रही है, कम हो रही है। यहाँ 1 लीटर था, 600 से 800 ml हुआ, फिर और अमाउंट कम हुई, और जो अमाउंट है दोस्तों वो कितनी हो गई आपकी, 200 ml हो गई। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। सारे के सारे यहाँ पर क्वेश्चन बनते हैं, कोई भी एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। कभी भी पूछ सकता है कि 12 वीक पे कितनी है, 16 वीक पे कितना है, 20 वीक पे कितना है, 36 से और 38 वीक के ऊपर मैक्सिमम है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद 40 वीक पे 600 से 800 ml है, और 42 वीक के ऊपर कितना है दोस्तों, 200 ml है। 42 वीक पे 200 ml है। तो कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड दोस्तों पूछा जा सकता है। कल अमाउंट के बाद आता है दोस्तों कलर। अमाउंट के बाद आता है कलर दोस्तों। सबसे पहले हम बात करेंगे नॉर्मल कलर की। सबसे पहले हम क्या बात करेंगे दोस्तों, नॉर्मल कलर की बात करेंगे। तो स्टार्टिंग में जो प्रेगनेंसी होती है दोस्तों, अर्ली प्रेगनेंसी कहेंगे हम उसे। स्टार्टिंग के अंदर जो शुरू के जो मंथ होते हैं, उस दौरान जो एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है दोस्तों, उसका जो कलर होता है वो कलरलेस होता है। कैसा होता है, कलरलेस कलर होता है। कोई भी इसके अंदर क्या नहीं होता दोस्तों, कलर नहीं होता है। तो इसे हम किस नाम जानेंगे, कलरलेस के नाम से जानेंगे। लेकिन अगर हम टर्म पे बात करें, धीरे धीरे क्या होता है दोस्तों, इस एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर लेन्यूगो हेयर्स हैं, जो सेल्स हैं, वर्निक्स कैसियोसा है, ये क्या होने लग जाते हैं, मिक्स होने लग जाते हैं। और जैसे जैसे दोस्तों ये चीजें मिक्स होंगी, वैसे वैसे इसका जो कलर है दोस्तों वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाता है। और ये जो कलर है वो हल्का पीला कलर रहता है, तो इसे हम पेल स्ट्रो कलर बोलते हैं। तो सीधा क्वेश्चन यहीं पर यही बनता है, सीधा पूछे कि व्हाट इज द कलर ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड, तो कलरलेस मत लिखना।
कभी भी कोई भी क्वेश्चन ओबीसी में पूछा जाता है ना, तो उसका ये मीनिंग है कि वो टर्म पे पूछ रहा है आपको। तो क्योंकि बच्चे का वेट कितना होता है मान लो, तो वो डायरेक्टली वेट टर्म पे पूछता है ना। तो जैसे टर्म है तो टर्म के ऊपर कलर क्या होता है, पेल स्ट्रो। तो डायरेक्टली अगर क्वेश्चन आए कि भाई कैसा कलर होता है, तो आप क्या बताओगे, पेल स्ट्रो कलर बताओगे। ठीक है, इसके बाद में और कई सारे एबनॉर्मलिटीज बनती हैं दोस्तों, उन एबनॉर्मलिटीज से रिलेटेड जो एग्जाम में क्वेश्चन है वो पूछा जाता है, तो आप उनको याद रखना है। सबसे पहला है दोस्तों मेकोनियम। मेकोनियम स्टेन्ड डायरेक्टली पूछेगा कि भाई मेकोनियम स्टेन्ड है या फिर कौन सा कलर है, ग्रीन कलर है। मेकोनियम स्टेन्ड है दोस्तों या ग्रीन कलर है, तो ये किस चीज को क्या कर रहा है, शो कर रहा है। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, मेकोनियम स्टेन्ड का मतलब ये हो गया कि बच्चे ने मेकोनियम पास कर दिया। बच्चा हमेशा जन्म के बाद मेकोनियम पास कर रहा है दोस्तों। अब मेकोनियम को पहले पास कर देगा तो मेकोनियम को अंदर लेके जाएगा, अंदर लेके जाएगा तो मेकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम कहलाता है। ये क्या कहलाता है, मेकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम कहलाता है, जो कि बच्चे के जो लंग्स उनको क्या कर देता है, खराब कर देता है। तो फीटल डिस्ट्रेस की जो कंडीशन है दोस्तों वो कोज करता है, ये फीटल डिस्ट्रेस की कंडीशन है वो कोज करता है। तो मेकोनियम स्टेन्ड एमनियोटिक फ्लूइड अगर कलर दिखा रहा है दोस्तों, ये किस चीज को शो करेगा, फीटल डिस्ट्रेस को शो करेगा। किस चीज को शो करेगा दोस्तों, फीटल डिस्ट्रेस को शो करेगा। तो ये डायरेक्टली बस एग्जाम में क्वेश्चन देते हैं क्या, तो वो ये दे देगा कि भाई ग्रीन कलर है वो किस चीज को शो करता है, या फिर डायरेक्टली ये देगा कि भाई मेकोनियम स्टेन्ड जो कलर है ना वो किस चीज को शो करता है। तो वो आपको क्या रखना है दोस्तों, याद रखना है। इसके बाद में अगर कलर आता है दोस्तों, जैसे गोल्डन कलर आ गया, क्या आ गया, गोल्डन कलर आ गया दोस्तों। तो गोल्डन कलर किसका कलर है, बिलिरुबिन का कलर है ये। ठीक है, तो आरएच इनकम्पेटिबिलिटी होगी तो आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होगा, ज्यादा मात्रा में क्या बनेगा दोस्तों, बिलिरुबिन बनता है। तो उसके कारण कैसा कलर आता है, गोल्डन कलर आ जाता है। तो आरएच इनकम्पेटिबिलिटी। अगर आपसे पूछता है कि गोल्डन कलर किस में आएगा, तो आप क्या कहोगे दोस्तों, आरएच इनकम्पेटिबिलिटी में आएगा। आरएच इनकम्पेटिबिलिटी के अंदर कैसा कलर देखने को मिलता है, गोल्डन कलर देखने को मिलता है। आरएच इनकम्पेटिबिलिटी में कैसा कलर देखने को मिलता है दोस्तों, गोल्डन कलर देखने को मिलता है। फिर इसके बाद एक क्वेश्चन पूछते हैं दोस्तों, पोस्ट मैच्योरिटी। पोस्ट मैच्योरिटी के पोस्ट मैच्योरिटी के अंदर जो कलर है दोस्तों वो कैसा देखने को मिलता है। तो पोस्ट मैच्योरिटी के अंदर जो कलर देखने को मिलता है दोस्तों वो देखने को मिलता है आपको ग्रीनिश येलो कलर। कौन सा कलर देखने को मिलता है, ग्रीनिश येलो कलर देखने को मिलता है। और इस ग्रीनिश येलो कलर को हम और किस नाम से जानते हैं दोस्तों, इसे हम सैफ्रॉन के नाम से भी जानते हैं। इसे हम किस नाम जानते हैं दोस्तों, सैफ्रॉन के नाम से भी जानते हैं। तो अगर ग्रीनिश येलो कलर आता है या फिर सैफ्रॉन जो कलर आता है दोस्तों, तो वो किस चीज को शो करता है, वो पोस्ट मैच्योरिटी को शो करता है। वो किसको शो करता है, पोस्ट मैच्योरिटी को शो करता है। ठीक है, ऐसे याद रख लेना, पीएम के आगे जी लगाओगे। ठीक है, पीएमजी, ठीक है, पीएमजी ऐसे याद रख लेना। पोस्ट मैच्योरिटी के अंदर ग्रीनिश येलो, ग्रीन मत लिख देना लेकिन ग्रीनिश येलो है, क्योंकि ये तो फिर भी याद हो जाता है, औरों के अंदर थोड़ा बहुत कंफ्यूजन रहता है। तो पोस्ट मैच्योरिटी में भी दो वर्ड है, पीएम, यहाँ भी दो वर्ड है, जी वाई। तो पीएमजी ग्रीनिश येलो या सैफ्रॉन कलर। इसके बाद एक क्वेश्चन आता है दोस्तों आईयूडी का, आईयूडी इंट्रायूट्राइन डेथ। इंट्रायूट्राइन जो डेथ है आईयूडी दोस्तों, इसके अंदर जो कलर आता है वो आता है डार्क ब्राउन कलर, क्योंकि हीमोग्लोबिन जो होती है वो क्या हो जाती है, थोड़ी ओल्ड हो जाती है। तो इसके कारण जो कलर देखने को मिलता है वो कौन सा कलर देखने को मिलता है, डार्क ब्राउन कलर देखने को मिलता है। अब डार्क ब्राउन जो कलर है दोस्तों उसको हम टोबैको जूस के नाम से भी जानते हैं। इसे हम किस नाम जानते हैं, टोबैको जूस कलर के नाम से भी जानते हैं। तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि भाई टोबैको जूस जैसा कलर किस में देखने को मिलता है, तो भी इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, आईयूडी ही होगा। ऐसा नहीं कि आप कंफ्यूज मत हो जाना कि सर ये क्या है, अब तो इसमें आईयूडी में ये नहीं दिया उन्होंने तो डार्क ब्राउन नहीं दिया। तो हो सकता है कि वो डार्क ब्राउन लिखे या फिर क्या लिखेगा, वो टोबैको जूस लिखेगा। तो आपको आंसर इसका पता होना चाहिए। तो आईयूडी के अंदर कैसा कलर आएगा दोस्तों, डार्क ब्राउन या टोबैको जूस कलर आएगा। बस एक लास्ट बच रहा है। इसके बाद कंसील्ड हेमरेज एक पूछ लेते हैं दोस्तों कि कंसील्ड हेमरेज के अंदर कैसा कलर आता है। तो कंसील्ड हेमरेज के अंदर मतलब कि जो ब्लीडिंग है वो अंदर ही हो जाए और बाहर दोस्तों शो नहीं हो पाए, तो इसे हम किस नाम से जानते हैं, कंसील्ड हेमरेज के नाम से जानते हैं। तो कंसील्ड हेमरेज के अंदर जो कलर आता है दोस्तों वो सीधा याद रखना, बस डार्क कलर लिखा हुआ आएगा। कैसा कलर लिखा हुआ आएगा, डार्क कलर, बस इतना लिखा हुआ आएगा डार्क कलर। तो वो किस चीज को शो करेगा दोस्तों, कंसील्ड हेमरेज। ये सारे के सारे दोस्तों ऐसे क्वेश्चन हैं जो डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाएंगे और उनको सीधा हमें क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, और इसका कोई भी हमारे पास क्या नहीं है, तरीका नहीं है। तो एक बार मैं रिवाइज कर देता हूं, मेकोनियम स्टेन या जो ग्रीन कलर होता है दोस्तों वो किसको शो करता है, तो आप कहोगे सर फीटल डिस्ट्रेस को शो करता है। फिर इसके बाद पूछे कि गोल्डन कलर किसको शो करता है, तो आप कहोगे सर आरएच इनकम्पेटिबिलिटी को करता है। पीएम से जीवाई, पीएमजीवाई ऐसे याद रखो, एक लाइन में याद रख लो पीएमजीवाई, तो आप कभी भी भूलोगे नहीं कि पोस्ट मैच्योरिटी किसको शो करता है, ग्रीनिश येलो को शो करता है, पीएमजीवाई। ठीक है, आईयूडी शो करता है, यूडी से याद रख लो डीबी, आईयूडी डीबी, या फिर आईयूडी से याद रख लो बीडी, तो ब्राउन डार्क कलर है। ठीक है, बीडी याद रख लो, यूडी से बीडी ऐसे याद रख लो। इंट्रायूट्राइन डेथ में यूडी है ना, तो यूडी से याद रख लो बीडी,
बीडी का मतलब डार्क ब्राउन, और बीडी होगा तो बीडी में क्या होती है, तंबाकू, बीडी में क्या होती है, तंबाकू, तो वही क्या हो गया, टोबैको हो गया। इस प्रकार से आप ट्रिक बना सकते हो कि यूडी में बीडी, बीडी मतलब ब्राउन डार्क, ठीक है, ऐसे याद रख लो, और बीडी में क्या होती है, तंबाकू होती है, तो इससे क्या याद हो जाएगा आपको, टोबैको जूस। पीएम से क्या होगा, जीवाई, पीएम जीवाई, ठीक है, जैसे पीएम जी, आजकल लोग कह रहे हैं योगी को पीएम बनाओ, ठीक है, कह रहे हैं ना, मैं नहीं कह रहा, लोग कहते हैं, तो आप इससे याद रख सकते हो पीएम जी योगी, ठीक है, पीएम जी योगी। अब कौन बनेगा, पीएम, योगी बनेंगे, ठीक है, योगी जी बनेंगे, तो योगी जी बनेंगे तो पीएम, तो पोस्ट मैच्योरिटी, जी ग्रीनिश, और वाई मतलब योगी से येलो, तो पीएम जी योगी। अब बोलोगे नहीं आप, कई बार क्या था कि टीचर बोल देता है ना, तो बच्चों के दिमाग में बैठ जाती है चीजें, वो याद रहती हैं, चाहे वो मजाक में बोले ट्रिक बने, तो ऐसे आप बना के रखो, पीएम जी योगी, पीएम जी वाई मतलब ग्रीनिश येलो कलर रहता है, ठीक है। यूडी में बीडी, यूडी में बीडी, आईयूडी में बीडी, और बीडी में तंबाकू, तो आईयूडी बीडी मतलब ब्राउन डार्क, कौन सा, टोबैको जूस, ठीक है। यहां पे कंसील्ड हेमरेज है, तो ये सीडी हो गई आपकी, ये क्या हो गई, सीडी, ठीक है। तो पीएमजी, पीएमजी योगी, और यूडी के अंदर हुई बीडी, और फिर आप लेके आए घर पे सीडी, तो कंसील्ड हेमरेज के अंदर क्या हो गई दोस्तों, सीडी, तो कंसील्ड हेमरेज में हो गई आपका डार्क कलर। बस गोल्डन कलर तो आप वैसे ही याद रख लोगे, ठीक है, और सैफरॉन कलर वैसे ही है योगी जी का, योगी जी कौन सा कलर पहनते हैं, सैफरॉन ही पहनते हैं, ठीक है, केसरिया कलर, तो सैफरॉन कलर है वैसे ही योगी जी का है, तो ग्रीनिश येलो से सैफरॉन कलर बन गया, ठीक है, और गोल्डन कलर है तो आरएच इनकम्पेटिबिलिटी हो गया। ग्रीनिश वैसे याद रहता है, फीटल स्ट्रेस, मेरे को लग रहा है कि आपको याद हो गया होगा, एक दो ट्रिक बनाने से ये चीजें याद हो गई होंगी, ठीक है, ये तो वैसे याद हो जाएगा। पीएमजी योगी, और योगी कौन से कलर कपड़े पहनते हैं, सैफरन के पहनते हैं। यूडी से बीडी, यूडी से क्या, बीडी, और बीडी में क्या होती है, तंबाकू, ये तंबाकू हो गया, और घर पे लेके आओ सीडी, कंसील्ड से डार्क, बस खत्म, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट फंक्शंस ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड पढ़ते हैं हम, फंक्शंस ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। फंक्शंस ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड की बात करते हैं। सबसे पहला, अलाउ द फ्री फीटल मूवमेंट एंड ग्रोथ, अलाउ द फ्री फीटल मूवमेंट और ग्रोथ। सोचो कि अगर मान लो एमनियोटिक फ्लूइड नहीं होता और बेबी बिना एमनियोटिक फ्लूइड के किसी कैविटी में होता, तो दोस्तों क्या होती, ये कैविटी की जो लेयर है ना, जो एमनियोटिक एमनियन जो लेयर है, ये बेबी पे क्या हो जाती, चिपक जाती, और जो बेबी है ना वो उनसे घिरा हुआ रहता, और घिराई हुई कोई भी चीज रहती है उससे चिपका हुआ रहता, तो बेबी को ग्रोथ करने में, मूवमेंट करने में क्या होती है दोस्तों, प्रॉब्लम रहती। अब यहाँ पे फ्लूइड है, तो फ्लूइड होने से क्या होगा, बेबी कहीं पे चिपकेगा नहीं, एडिशन नहीं होगा, कहीं पे भी चिपकेगा नहीं, एडिशन नहीं होगा, जुड़ाव नहीं होगा, और आराम से बेबी क्या कर सकता है दोस्तों, मूवमेंट कर सकता है। तो बेबी आराम से फीटल मूवमेंट कर सकता है फ्री होके, और आराम से वहां पर क्या कर सकता है दोस्तों, ग्रोथ कर सकता है। अगर एमनियोटिक फ्लूइड नहीं होता तो ये सारी लेयर में बेबी क्या हो जाता है, चिपक जाता है, ये सारी लेयर बेबी से आके चिपक जाती है, इसलिए ये अलाउ करता है फ्री फीटल मूवमेंट को, और ग्रोथ को क्या करता है दोस्तों, अलाउ करता है। इसी के साथ ये दोस्तों प्रिवेंट करता है कॉर्ड कंप्रेशन को, प्रिवेंट करता है कॉर्ड कंप्रेशन को। दोस्तों क्या होगा, जैसे एमनियोटिक फ्लूइड नहीं हो ना, तो जो कॉर्ड है उससे बेबी के क्या हो सकता है दोस्तों, नोट लग सकती है, नेक के ऊपर भी नोट लग जाए। लेकिन जब फ्लूइड रहता है ना, तो बेबी चारों तरफ क्या करता रहता है, मूवमेंट करता रहता है, तो उसके कारण क्या होता है, जो नोट है ना कॉर्ड के कारण, अम्बिलिकल जो कॉर्ड है वो क्या नहीं बना पाती, गांठ नहीं बना पाती, या एक नोट नहीं बना पाती है। तो उससे क्या होता है, एमनियोटिक फ्लूइड होने के कारण कॉर्ड कंप्रेशन नहीं हो पाता, कॉर्ड को कंप्रेस नहीं करता, वो रोक नहीं पाता है, ठीक है, अम्बिलिकल कॉर्ड को कंप्रेस नहीं कर पाता, क्योंकि बेबी क्या करता रहता है, मूवमेंट करता रहता है, और डायरेक्टली वाटर जो रहता है, तो वाटर पे प्रेशर क्रिएट होता है, तो डायरेक्टली वैसे भी कॉर्ड के ऊपर क्या नहीं पड़ता, प्रेशर नहीं पड़ता है। तो एमनियोटिक फ्लूइड के कारण क्या होता है दोस्तों, कॉर्ड कंप्रेशन भी क्या होता है, प्रिवेंट होता है। इसके बाद जो एमनियोटिक फ्लूइड है दोस्तों, सबसे मेन काम दो करता है, एक तो शॉक एब्जॉर्बर, और एक करता है टेम्परेचर रेगुलेशन, टेम्परेचर रेगुलेशन। एक लिख लो AROM, एक लिख लो प्लस करता है, और एक लिख लो असेसमेंट ऑफ वेलबींग। सारे एक साथ लिख देता हूं, फिर मैं आपको एक एक करके समझा दूंगा। देखो सबसे पहला शॉक एब्जॉर्बर। शॉक एब्जॉर्बर का मतलब क्या होता है दोस्तों, कोई भी ट्रॉमा, कोई भी चोट, कोई भी शॉक, उसको सहने की जो क्षमता होती है ना, वो क्या कहलाती है, शॉक एब्जॉर्बर कहलाती है। अब सोचो कि बेबी जो है ना, वो मदर के क्या है, यूट्रस में है, ठीक है, यहां पर बेबी है।
अगर मान लो एमनियोटिक फ्लूइड नहीं होता और यहां पर गलती से भी मदर के कोई हाथ भी जोर से भी लगाता ना तो डायरेक्टली बेबी के जाके लगती, ठीक है। थोड़ा भी कोई ट्रॉमा होता, स्मॉल ट्रॉमा भी होता, स्मॉल कोई भी चोट लगती तो वो बेबी को डायरेक्ट लगती, लेकिन एमनियोटिक फ्लूइड होने के कारण वो कहां जाती है, सबसे पहले एमनियोटिक फ्लूइड पे लगती है, फिर बेबी के पास जाता है वो शॉक। तो एक्चुअली में क्या कर रहा है, कोई भी ट्रॉमा को, कोई भी चोट को, कोई भी शॉक को ये डायरेक्टली क्या कर रहा है दोस्तों, रोक रहा है हमें। तो उसे हम क्या कहेंगे, शॉक एब्जॉर्बर के नाम से जानेंगे कि ये रेसिस्ट करता है, एक्सटर्नल कोई भी इंजरी नहीं हो उनको प्रिवेंट करने का क्या करता है दोस्तों, ये काम करता है, ये प्रोटेक्ट करता है बाहर की इंजरी से। तो किसका काम कर रहा है, ये शॉक एब्जॉर्बर का क्या करता है दोस्तों, काम करता है। इसके बाद है टेम्परेचर रेगुलेशन। बाहर कभी सर्दी है, कभी गर्मी है, कभी कुछ है, लेकिन बेबी वहां पर आराम से मस्त एसी में रहता है। क्यों? क्योंकि वो एमनियोटिक फ्लूइड बार बार क्या होता रहता है दोस्तों, रिप्लेस होता रहता है। और रिप्लेस होने के कारण क्या होता है दोस्तों कि वो एक टेम्परेचर पे क्या रहता है दोस्तों, बना हुआ रहता है। तो ऐसे नहीं है कि बेबी को कभी सर्दी लगेगी, कभी गर्मी लगेगी, नहीं तो आप तो पानी में रहोगे तो आपको तो जुकाम लग जाएगी, बीमार हो जाओगे। लेकिन एमनियोटिक फ्लूइड क्या करता है, एक टेम्परेचर प्रोवाइड करता है बेबी को, इसलिए कभी भी कोल्ड नहीं लगती, कभी भी गर्मी नहीं लगती। तो टेम्परेचर को क्या करता है दोस्तों, बेबी के लिए क्या करता रखता है, रेगुलेट रखता है। एमनियोटिक फ्लूइड क्या रखता है, टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, क्योंकि ये खुद एमनियोटिक फ्लूइड भी खुद भी क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। रुका हुआ जो फ्लूइड रहेगा, मतलब एक बार ही रहेगा और वो फ्लूइड वापस से चेंज नहीं हो, तब तो वो कोल्ड हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। लेकिन यहां पर ये क्या रहता है दोस्तों, एक टेम्परेचर के ऊपर मेंटेन रहता है। तो टेम्परेचर क्या रहता है दोस्तों, रेगुलेट करके रखता है, टेम्परेचर रेगुलेशन। आर्टिफिशियल ऑफ रैप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन, ये इस टेक्निक का यूज करके, आर्टिफिशियल रैप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन का यूज करके दोस्तों क्या किया जाता है, जो इंडक्शन ऑफ लेबर किया जाता है, ठीक है। आर्टिफिशियल रैप्चर ऑफ मेम्ब्रेन में क्या करेंगे, इस मेम्ब्रेन को क्या कर देते हैं दोस्तों, रैप्चर कर देते हैं। इस मेम्ब्रेन के रैप्चर करने के कारण ये जो सारा जो फ्लूइड है दोस्तों, ये बाहर निकलेगा बर्थ कैनाल में से, और इस एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर प्रोस्टाग्लैंडिन्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन्स पाए जाते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन्स। और ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या करवाते हैं दोस्तों, सर्विक्स का डायलेशन करवाते हैं। अब सर्विक्स का डायलेशन होना ही तो ऑनसेट ऑफ लेबर है। लेबर के अंदर क्या होता है, सर्विक्स का क्या होता है, डायलेशन होता है। फर्स्ट स्टेज के अंदर आप यही तो पढ़ते हो कि 0 to 10 सेंटीमीटर क्या होता है, डायलेशन होता है। तो दोस्तों ये प्रोस्टाग्लैंडिन क्या काम करवा देता है, इस सर्विक्स को डायलेट करवाता है, मतलब कि लेबर को क्या कर रहा है दोस्तों, स्टार्ट करवा रहा है। तो इस एमनियोटिक फ्लूइड के कारण लेबर का क्या हो रहा है दोस्तों, इंडक्शन हो रहा है। और जो टेक्निक यूज कर रहे हैं वो हम कौन सी यूज कर रहे हैं दोस्तों, AROM यूज करते हैं, आर्टिफिशियल रैप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन क्या करते हैं दोस्तों, हम यूज करते हैं। तो आर्टिफिशियल रैप्चर ऑफ मेम्ब्रेन करके हम इंडक्शन ऑफ लेबर करते हैं, लेबर को क्या करवाते हैं दोस्तों, स्टार्ट करवाते हैं। इसके बाद है फ्लैशिंग। फ्लैशिंग का मतलब ये होता है दोस्तों कि जब भी मान लो ये जो मेम्ब्रेन है जो रैप्चर होती है, ठीक है, या फिर आर्टिफिशियल रैप्चर ऑफ मेम्ब्रेन करो या नेचुरल रूप से भी क्या हो रही है, रैप्चर हो रही है, तो जो सारा एमनियोटिक फ्लूइड है दोस्तों वो क्या आता है, बाहर आता है। बाहर आने से क्या होगा, जो पूरी की पूरी जो बर्थ कैनाल है दोस्तों उसको फ्लश कर देता है, मतलब उसको क्या कर देता है, वो क्लीन कर देता है। क्यों? क्योंकि उसी कैनाल में से कौन आएगा दोस्तों, बेबी आएगा। तो इन्फेक्शन के जो चांसेस होते हैं दोस्तों, बेबी खुद के इन्फेक्शन के चांसेस को क्या करवाता है, कम करवाता है। क्यों? बाद में खुद आता है, पहले किसको भेजता है, एमनियोटिक फ्लूइड को भेजता है। तो एमनियोटिक फ्लूइड जैसे ही बाहर आएगा उसके बाद में बेबी बाहर आता है। तो उससे क्या होगा दोस्तों कि जो पूरी बर्थ कैनाल जिसमें से बेबी को वहां से जाना है, गुजरना है, वो क्या हो जाती है, क्लीन हो जाती है, ठीक है। तो ये फ्लैशिंग का काम करता है। इसके बाद है दोस्तों असेसमेंट ऑफ वेल बीइंग। आप एमनियोटिक फ्लूइड के कलर के द्वारा, उसकी अमाउंट के द्वारा ये पता लगा सकते हो कि बेबी ठीक है या नहीं है। क्योंकि हमने देखा है कि भाई नॉर्मल कलर होगा तब ये होना चाहिए, नॉर्मल अमाउंट इतनी होनी चाहिए, यदि अमाउंट ज्यादा है कम है उससे हमें पता लग जाएगा कि बेबी भाई नॉर्मल नहीं है। तो एमनियोटिक फ्लूइड की अमाउंट के द्वारा भी हम क्या लगा सकते हैं दोस्तों, बेबी का पता लगा सकते हैं कि जो बेबी है वो नॉर्मल है या नहीं है। तो ये असेसमेंट ऑफ वेलबींग भी कर सकते हैं। तो बस ये बहुत है, इतने 7 फंक्शन पढ़ लो। फ्री फीटल मूवमेंट करवाया, कोल्ड कंप्रेशन को क्या कर रहा है, प्रिवेंट कर रहा है। इसके अलावा शॉक से हमें बचा रहा है, टेम्परेचर को क्या कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है, ठीक है, टेम्परेचर रेगुलेट कर रहा है, आर्टिफिशियल रैप्चर ऑफ मेम्ब्रेन कर रहा है, फ्लैशिंग कर रहा है, और असेसमेंट ऑफ द वेलबींग में भी क्या आता है दोस्तों, ये काम में आता है, ठीक है। इसके बाद लास्ट एक टॉपिक और है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, कई बार बच्चों को इससे कंफ्यूजन होता है, इसके बारे में आज मैं पढ़ाऊंगा आपको, एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स। एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स एक ऐसा मेथड है दोस्तों जिसके द्वारा हम एमनियोटिक फ्लूइड की जो अमाउंट है ना उसको क्या करते हैं, मेजर करते हैं। एमनियोटिक जो फ्लूइड है वो उसकी अमाउंट नॉर्मल है या नहीं है उसको क्या करते हैं दोस्तों, हम मेजर करते हैं, नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। तो उसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स के नाम से जानते हैं। इसे हम किस नाम जानते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स के नाम से हम इसे जानते हैं। अब इसमें क्या करते हैं, देखो आप समझने की कोशिश करना, ऐसे नहीं कि आप रट लो, बिल्कुल समझने की कोशिश करना दोस्तों। ये एमनियोटिक कैविटी है, जिस एमनियोटिक कैविटी के अंदर बेबी रहता है दोस्तों, ठीक है, यहां इसमें बेबी है। तो हम क्या काम करते हैं कि इस एमनियोटिक कैविटी को 4 बराबर भागों में बांट देते हैं।
अब कोई भी चार बराबर भाग जो होते हैं ना दोस्तों, हर एक भाग क्या कहलाता है? क्वाड्रेंट कहलाता है। क्या कहलाता है? क्वाड्रेंट कहलाता है। अब एक अल्ट्रासोनोग्राफी की मशीन लेते हैं, ये यूएसजी की मशीन है। इस यूएसजी की मशीन से के द्वारा हम क्या करते हैं, यहां पर ये ट्रांसड्यूसर लगा दिया, ठीक है, ये इसका ट्रांसड्यूसर लगा दिया, जो वो वहां पे जेली लगा के पेट के ऊपर करते रहते हैं ना, दैट इज ट्रांसड्यूसर। इस ट्रांसड्यूसर के द्वारा हम क्या नापेंगे दोस्तों, कि हम यहां पर लगाएंगे, इस पॉकेट पे लगाएंगे, फिर इस पे लगाएंगे, फिर इस पे लगाएंगे और फिर इस पे लगाएंगे। तो जब इस वाले एरिया के ऊपर जब हम क्या करते हैं दोस्तों, प्रेस करते हैं ना, वहां पर क्या करते हैं, जब ट्रांसड्यूसर लगाते हैं ना, तो इस इन क्वाड्रेंट्स के अंदर क्या बनते हैं, पॉकेट्स बनती हैं, ऐसे छोटे छोटे जगह बनती हैं, ठीक है, ऐसे दिखाई देगी कि वही वहां पर अलग से ऐसे पॉकेट्स ही दिखाई देती हैं। यहां पर भी ऐसे पॉकेट्स ही दिखाई देंगी, यहां पे भी अलग से क्या दिखाई देंगी, पॉकेट दिखाई देंगी। और ये पॉकेट की जो अमाउंट है ना दोस्तों, लंबाई जो होती है, ये एमनियोटिक फ्लूइड की अमाउंट पे निर्भर करती है। मतलब कि अगर ज्यादा मान लो एमनियोटिक फ्लूइड ज्यादा है दोस्तों, तो इस पॉकेट की लेंथ जो होगी ना दोस्तों, वो क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। और अगर इसकी लेंथ अगर कम आ रही है, छोटी आ रही है, तो मतलब उस जगह पे एमनियोटिक फ्लूइड क्या है दोस्तों, कम है। ठीक है, तो ये पॉकेट किसके द्वारा दिखती है, अल्ट्रासोनोग्राफी के द्वारा दिखती है, अल्ट्रासाउंड के द्वारा दिखती है। तो एएफआई किसके थ्रू किया जाता है दोस्तों, यूएसजी के थ्रू किया जाता है। एएफआई किसके थ्रू किया जाता है, यूएसजी के थ्रू किया जाता है। कोई अलग से कोई प्रोसीजर नहीं होता, एक्चुअली में ये है अल्ट्रासोनोग्राफी ही। अब जैसे ये पॉकेट्स बन गई, अब इस पॉकेट के अंदर अल्ट्रासोनोग्राफी के अंदर क्या होता है दोस्तों, एक फंक्शन पाया जाता है कि आप किसी भी चीज की लेंथ जहां से जहां देखना चाहो ना, वो आपको वहां पे शो कर देगा। आपको सिर्फ क्लिक करना होगा कि भाई यहां से यहां तक मुझे लेंथ चाहिए। तो फिर जो रेडियोग्राफर है वो क्या काम करेगा कि इसके अंदर से सबसे लंबी जो पॉकेट होगी, हर क्वाड्रेंट के अंदर वो सबसे लंबी पॉकेट देखता है। सबसे छोटी पॉकेट से उसको कुछ लेना देना नहीं रहता। जैसे इन तीनों के अंदर सबसे लंबी ये है, तो इसकी लेंथ को वहां पर क्या करेगा, टैप करेगा और बताएगा कि बताओ मुझे कितनी लेंथ है। तो अल्ट्रासोनोग्राफी इसको सेव कर लेगा कि भाई ये इतनी लेंथ है, उस लेंथ को वो लिख लेगा। जैसे मान लो उसने लिख दिया 2 सेंटीमीटर, फिर इन तीनों में देखेगा कि भाई इन तीनों में कौन सी लेंथ सबसे बड़ी है। तो मान लो कि ये सबसे बड़ी है, ठीक है, ये पहला क्वाड्रेंट, 4 क्वाड्रेंट मान लो कि एक ए था, एक बी बना दिया, एक सी बना दिया और एक क्या बना दिया, डी बना दिया। फिर बी के अंदर सबसे लंबी पॉकेट कौन सी बनी दोस्तों, उसको लिखेंगे, तो उसको लिख लिया भाई ये 1 सेंटीमीटर बन गई। फिर तीसरी के अंदर दोस्तों यही करेंगे कि सबसे लंबे वाला पॉकेट कौन सा बन रहा है, क्योंकि वो अपने आप दिख जाएगा, सबसे लंबा जो दिखेगा तो वो देख लेंगे, उसको लिख दिया हमने भाई ये 3 सेंटीमीटर हो गया। फिर फोर्थ वाला है दोस्तों, उसके अंदर भी हम सेम। तो चारों क्वाड्रेंट के अंदर हम क्या देखते हैं, लार्जेस्ट वर्टिकल पॉकेट देखते हैं। चारों क्वाड्रेंट के अंदर हम क्या देखते हैं, लार्जेस्ट वर्टिकल पॉकेट देखते हैं। वर्टिकल मतलब सीधी पॉकेट है, ये खड़ी, ऐसे नहीं है, ये ऐसे है। लार्जेस्ट वर्टिकल जो पॉकेट है दोस्तों, उसकी क्या देखते हैं हम, लेंथ देखते हैं। लार्जेस्ट वर्टिकल जो पॉकेट है उसकी लेंथ देखते हैं किसके अंदर, चारों क्वाड्रेंट के अंदर। और जो चौथा क्वाड्रेंट है उसकी भी हमने लिख ली कि भाई जैसे ये कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर आ गया। तो एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स क्या होता है, ये सम है, टोटल है किसका, लार्जेस्ट वर्टिकल पॉकेट का ऑफ ईच क्वाड्रेंट। चारों जो क्वाड्रेंट है इनके अंदर सबसे लंबी पॉकेट जोन सी बनी है दोस्तों, उन सारों का आपको क्या करना है, चारों को क्या करना है दोस्तों, टोटल करना है। वही क्या कहलाएगा, एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स कहलाएगा। तो कितना बना, 4 3 7 1 8 और 2 10, तो 10 सेंटीमीटर बन गया। अब हमारे पास ये है कि हमें पहले से पता है कि भाई कितने से कितने तक नॉर्मल है, कितने से कितने तक एबनॉर्मल है। तो आप बता दोगे कि एमनियोटिक फ्लूइड की अमाउंट जो है वो दोस्तों नॉर्मल है या नहीं है। तो एमनियोटिक फ्लूइड जो इंडेक्स होता है दोस्तों, एएफआई जो होता है वो 5 से लेकर और 25 तक क्या होता है दोस्तों, नॉर्मल होता है। 5 से 25 तक नॉर्मल होने का मतलब यह है कि एमनियोटिक फ्लूइड की अमाउंट क्या होगी, नॉर्मल होगी उस पर्सन के अंदर जिसका एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स 5 से और 25 के बीच में आता है। तो आपने निकाला, जैसे आपका 10 आ गया, ठीक है, आपका कितना आ गया, 10 आ गया। तो इससे आप पता लगा लोगे कि उस व्यक्ति के अंदर क्या है दोस्तों, उस मदर के अंदर, उस मदर का जो बेबी है वो उसके चारों तरफ पाए जाने वाला जो एमनियोटिक जो फ्लूइड है दोस्तों, वो क्या है, उसकी क्वांटिटी क्या है, नॉर्मल है। तो 5 से अगर कम दिखाई देता तो इसे हम किस नाम से जानते हैं, ओलिगोहाइड्रोएमनियोज के नाम से जानते हैं। इसे हम किस नाम से जानते हैं, ओलिगोहाइड्रोएमनियोज। ओलिगो का मतलब कम होना, हाइड्रो मतलब वाटर लाइक, एमनियोज मतलब एमनियोटिक फ्लूइड। तो वाटर लाइक एमनियोटिक फ्लूइड का क्या होना, कम होना, मतलब एमनियोटिक फ्लूइड का कम होना क्या कहलाता है, ओलिगोहाइड्रोएमनियोज कहलाता है। अगर यही अमाउंट दोस्तों 25 से क्या होती, ज्यादा होती, तो इसे हम किस नाम से जानते हैं, पॉलीहाइड्रोएमनियोज के नाम से जानते हैं। इसे किस नाम जानते हैं, पॉलीहाइड्रोएमनियोज के नाम से हम इसे जानते हैं। ठीक है, इसी में इस एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स के अंदर ही दोस्तों एक दूसरा मेथड और हम यूज करते हैं, एक दूसरा मेथड और यूज करते हैं जिसे हम डीप वर्टिकल पॉकेट कहते हैं। उसको क्यों यूज करते हैं वो भी बता देता हूं मैं थोड़ा सा। डीप वर्टिकल पॉकेट जो है दोस्तों, वो इसलिए यूज करते हैं, या फिर इसको सिंगल लार्जेस्ट वर्टिकल पॉकेट भी बोलते हैं, सिंगल लार्जेस्ट वर्टिकल पॉकेट। एक्चुअली में
ये जो सम है, जो AFI का जो सम जो होता है टोटल हम कर रहे हैं ना, ये कई बार जो ट्विंस प्रेगनेंसी है ना उसमें क्या कर देता है, गड़बड़ कर देता है। दो बेबी होने के कारण है ना, ये सही जो इंडेक्स है ना दोस्तों वो नहीं बता पाता है। तो उसके लिए एक दूसरा मेथड अपनाते हैं, वही मेथड है सेम, बस उसके अंदर हम क्या करते हैं दोस्तों, चारों जो क्वाड्रेंट हैं, जैसे ये चारों क्वाड्रेंट हैं, इन चारों क्वाड्रेंट के अंदर जितनी भी पॉकेट बन रही हैं, जितनी भी पॉकेट बन रही हैं दोस्तों, उन सारी पॉकेट के अंदर हम सबसे लंबी पॉकेट देखते हैं। उन सारी पॉकेट के अंदर जो सबसे लंबी पॉकेट होगी, जैसे इन चारों के अंदर देखा कि भाई इसकी लेंथ है ना सबसे ज्यादा है, तो बस हम उसको लेंगे। ठीक है, सबसे लंबी वाली जो पॉकेट है दोस्तों उसको हम लेते हैं। तो उसे हम किस नाम से जानते हैं कि सिंगल, अगर हम पॉकेट को देख रहे हैं तो सिंगल लार्जेस्ट वर्टिकल पॉकेट या सिंगल डीप वर्टिकल पॉकेट के नाम से भी जानते हैं। इसे हम डीप वर्टिकल पॉकेट भी बोलते हैं, जैसे हम किस नाम जानते हैं, सिंगल लार्जेस्ट वर्टिकल पॉकेट के नाम से जानते हैं। ये ज्यादातर उस कंडीशन के अंदर किया जाता है जब क्या हो, ट्विन प्रेगनेंसी की कंडीशन हो और आपको संशय हो रहा हो, आपको ये सस्पेंस हो रहा हो कि भाई जो एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स जो 5 से 25 वाला जो मेथड है वो सही से काम नहीं कर रहा, तो उस कंडीशन के अंदर हम सिर्फ एक क्वाड्रेंट का वो चारों क्वाड्रेंटों के अंदर से सबसे लंबी जो पॉकेट है ना दोस्तों वो देख लेते हैं। ठीक है, उस मेथड को, उस पॉकेट को है तो वो भी एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स ही, लेकिन उस पॉकेट को हम किस नाम जानते हैं, सिंगल लार्जेस्ट वर्टिकल पॉकेट या दोस्तों डीप वर्टिकल पॉकेट के नाम से हम इसे जानते हैं। ठीक है, इसका जो नॉर्मल जो लेवल होता है दोस्तों वो 2 से लेकर और 8 सेंटीमीटर होता है। सिंगल का या डीप का जो लेवल होता है वो कितना होता है, 2 से 8 सेंटीमीटर होता है, क्योंकि वो तो अकेली है ना, वहां तो कितने थे, बहुत सारे थे, यहाँ पर एक ही पॉकेट है, तो इसलिए 2 से 8 सेंटीमीटर क्या होता है, नॉर्मल लेवल होता है। वही बात हो गई, 2 से अगर कम होता है दोस्तों तो इसे हम किस नाम से जानते हैं, ओलिगोहाइड्रोएमनियोज के नाम से जानते हैं। और अगर ये 8 सेंटीमीटर से ज्यादा आती है दोस्तों तो इसे हम किस नाम से जानते हैं, पॉलीहाइड्रोएमनियोज के नाम से जानते हैं। इसे हम किस नाम जानते हैं, पॉलीहाइड्रोएमनियोज के नाम से जानते हैं। अब डायरेक्टली अमाउंट के आधार पर भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो वो भी आप लिख लो। अगर एमनियोटिक फ्लूइड की अमाउंट 200 ml से कम होती है दोस्तों तो इसे भी हम किस नाम से जानते हैं, ओलिगोहाइड्रोएमनियोज के नाम से जानते हैं। इसे हम किस नाम जानते हैं, ओलिगोहाइड्रोएमनियोज के नाम से जानते हैं। और ये अमाउंट अगर 2000 ml से ज्यादा है दोस्तों, अगर ये अमाउंट 2000 ml से ज्यादा है तो इसे हम किस नाम से जानेंगे, पॉलीहाइड्रोएमनियोज के नाम से जानेंगे। इसे हम किस नाम जानेंगे, पॉलीहाइड्रोएमनियोज। ठीक है, ये हमारा एमनियोटिक फ्लूइड का टॉपिक खत्म हो गया दोस्तों। लगभग मैंने आपको हर चीज करवा दी है, जो भी एमनियोटिक फ्लूइड से रिलेटेड एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो मैंने लगभग आपको सारी चीजें करवा दी है। ये हमारी छोटी सी क्लास थी, लेकिन आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस टॉपिक को इंपॉर्टेंट मानकर चलो। सभी अपना ध्यान रखो, स्वस्थ रहो, खुश रहो, फिर मिलते हैं अगले टॉपिक में। थैंक यू सो मच।